जय हिंद। तो हम लोगों ने संगठन के सिद्धांत से संबंधित विचारधाराओं को पढ़ लिया है कि शास्त्रीय विचारधारा पढ़ा, फेहोल को, वेबर को, टेलर को, और मानव संबंध विचारधारा पढ़ा, मेयो को, और मानव संबंध विचारधारा से जो विचारधारा निकली है व्यवहारवाद, उसे भी पढ़ा। साइमन वाली बर्नार्ड का व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा। अब हम संगठन के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को लेकर आए हैं। संगठन के इन प्रमुख सिद्धांतों में जैसे पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, नियंत्रण की सीमा, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, इन्हीं सबको हल्के में हम लोग देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है पद सोपान का सिद्धांत। तो किसी भी संगठन में पद सोपान का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमने पद सोपान का अर्थ बता दिया है। पद सोपान का मतलब क्या है कि पिरामिडी आकार में नीचे से ऊपर की ओर अधिकारियों की श्रेणी। ठीक है, पिरामिडी आकार में नीचे से ऊपर की ओर अधिकारियों की श्रेणी। जैसे मान लीजिए नीचे क्या है, सिपाही होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हैं, ये सिपाही सबसे ज़्यादा होंगे, कांस्टेबल सबसे ज़्यादा होंगे, हेड कांस्टेबल, उससे कम होंगे थाना अध्यक्ष, फिर सीओ या डिप्टी एसपी, फिर एसपी है, फिर डीआईजी, आईजी है, पुलिस महानिदेशक। तो इस तरह एक पिरामिड का आकार बन जाता है ना। कोई संगठन हो, पुलिस संगठन हो, राजस्व संगठन हो, कोई भी संगठन हो, नीचे ज़्यादा अधिकारी रहेंगे, ज़्यादा कर्मचारी रहेंगे, और जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे अधिकारियों की संख्या कम होती जाएगी। तो यहाँ देखिए हर स्तर पर सबका उत्तरदायित्व, ये एकदम सीढ़ी नुमा रचना है। मूने ने इसे सीढ़ी नुमा प्रक्रिया कहा, और हमने आपको बता दिया पिरामिडी आकार में नीचे से ऊपर की ओर अधिकारियों की श्रेणी, नीचे से ऊपर की ओर अधिकारियों की श्रेणी, एकदम बिल्कुल ये सीढ़ी नुमा रचना है, पिरामिड आकार की रचना हो जाएगी। कोई भी संगठन हो इसी तरह उसकी संरचना होती है। मूने ने सीढ़ी नुमा प्रक्रिया कहा। अब नीचे से ऊपर की ओर सबका उत्तरदायित्व बटा रहता है। कांस्टेबल का उत्तरदायित्व कुछ होगा, एसआई का उत्तरदायित्व कुछ होगा, सीओ का उत्तरदायित्व अधिकार कुछ होगा, और क्या नाम है, जो एएसपी होगा उसका उत्तरदायित्व अधिकार कुछ होगा। तो इस तरह नीचे से ऊपर की ओर अधिकारियों का उत्तरदायित्व और अधिकार बटा रहता है। ठीक, और सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीजीपी। डीजीपी होगा तो डीजीपी का आदेश मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा कि नहीं? यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। ठीक, तो एक तरह से पद सोपान का मतलब क्या है कि उच्च अधिकारी का निम्न अधिकारी पर नियंत्रण रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही परिभाषा, जब पद सोपान की परिभाषा पूछी जाती है तो यही ऑप्शन दिया रहता है कि उच्च अधिकारी का निम्न अधिकारी पर नियंत्रण होता है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर आदेश आता है। ऊपर से नीचे की ओर आदेश आता है, आदेश आता है। ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को आदेश देता है। ठीक, और ये देखिए ये पद सोपान रैंक का तो होता ही है। रैंक का निम्न रैंक, उससे उच्च रैंक, उससे उच्च रैंक, उससे उच्च सबसे ऊपर की रैंक है पुलिस महानिदेशक।
सबसे ऊपर की रैंक। तो रैंक में हायरार्की होती है, रैंक में पद सोपान होता है। इसके अलावा वेतन में भी पद सोपान होगा। इनका अलग वेतन होगा, इनका इससे ज़्यादा होगा, इनका इससे ज़्यादा होगा, इनका इससे ज़्यादा होगा। वेतन में भी पद सोपान होता है और कौशल में भी। इनके लिए कम योग्यता की ज़रूरत है, कम कौशल की, इनके लिए और ज़्यादा कौशल, इनके लिए और ज़्यादा कौशल। तो रैंक, वेतन और कौशल आधारित भी होता है पद सोपान। ठीक। मूने और रैले ने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया कहा। बिल्कुल ये स्केल है, स्केलर प्रक्रिया कहा। मूने और रैले ने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया का। और आपको हमने बताया था पहले भी, मूने ने पद सोपान को सार्वभौमिक सिद्धांत भी कहा है। सार्वभौमिक सिद्धांत मतलब ये हर संगठन में पद सोपान जरूरी होगा। कोई भी संगठन हो उसमें, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसमें पद सोपान जरूरी रहेगा। मूने और रैले ने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया तो कहा ही है, सार्वभौमिक सिद्धांत भी कहा है। फियोल ने स्केलर चेन कहा है। तो ये दोनों पूछा जाता है कि पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया किसने कहा है, स्केलर चेन किसने कहा है। तो फियोल ने कहा है स्केलर चेन, और स्केलर प्रक्रिया मूने और रैले ने कहा है। अब देखिए, पद सोपान को समझ गए तो पद सोपान की सबसे बड़ी कमी क्या है। पद सोपान की सबसे बड़ी कमी यही है कि इससे प्रशासन में विलंब होता है। अब ऊपर का अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारी को आदेश देता है, नीचे का अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारी को आदेश देता है, या आदेश आते आते फॉर्मेलिटी करते करते पत्रावली सरकाते सरकाते बहुत विलंब हो जाता है। पत्रावली इनके पास आएगी, ये इनके पास सरकाएंगे, ये इनके पास सरकाएंगे, तो पत्रावली आते आते नीचे तक बड़ी देर हो जाती है। तो यही पद सोपान की सबसे बड़ी कमी है। ठीक। तो इस कमी को दूर करने के लिए फियोल ने पुल व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसको गैंग प्लैंक कहा जाता है। ये शब्दावली याद रखिएगा। इस विलंब को दूर करने के लिए फियोल ने पुल व्यवस्था या गैंग प्लैंक का सुझाव दिया। अब इस गैंग प्लैंक का मतलब होता है लेवल जंपिंग। लेवल जंपिंग मतलब एक लेवल का अधिकारी दूसरे लेवल के अधिकारी से सीधा संपर्क साध सकता है। ये देखिए, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये संगठन है, तो यहाँ तमाम है ABCDE। एक पद सोपान ये है, एक पद सोपान ये है, मान लीजिए का, खा, गा, घा, अंगा। एक पद सोपान ये है। अब देखिए, अब ये फियोल कहते हैं कि अब ये क्रम की जरूरत नहीं, आप क्या करिए, जैसे बी एक विभाग का अधिकारी है, दूसरे विभाग के अधिकारी से सीधा संपर्क कर सकता है, किसी के साथ किसी अपने ऊपर के अधिकारी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। जैसे बी घा से संपर्क साध सकता है, डी खा से संपर्क साध सकता है। तो इसी को गैंग प्लैंक या लेवल जंपिंग कहा जाता है, या पुल व्यवस्था कहा जाता है। तो हेनरी फियोल का कहना यही है कि पद सोपान की जो विलंब वाली आलोचना है, उस आलोचना को इसी तरह से कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। समझ गए? तो यही है पद सोपान। अब पद सोपान में विलंब के अलावा तमाम चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार पनपेगा, लाल फीताशाही बढ़ेगी पद सोपान से ही है। क्यों? कि यहाँ फाइलबाजी होगी कि नहीं, कि किसी के यहाँ काम कराने गए तो वो अधिकारी कहा गया भैया
पहले इनसे मार्क लगा लाओ हैं। ना लेखपाल साहब के पास गए तो वो नायब साहब के पास गए कुछ काम करवाने के लिए, वो कहेगा लेखपाल से करा लाओ, तहसीलदार से करा लाओ। तो फाइलबाजी ज़्यादा होती है, और फाइलबाजी से बचने के लिए आप पैसा देंगे कि साहब हमारा काम कर दीजिए, कुछ ले लीजिए, तो साहब पैसा ले लेंगे। तो पद सोपान से भ्रष्टाचार पनपता है, लाल फीताशाही पनपती है, फाइलबाजी। लाल फीताशाही का मतलब फाइलबाजी। तो यही है पद सोपान। हमारा ख्याल है समझ गए होंगे कि जो रैंक का श्रेणी क्रम होता है, वेतन का श्रेणी क्रम होता है, वही पद सोपान है। और पद सोपान किसी संगठन में पद सोपान एक पिरामिड नुमा रचना है। इसमें ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को आदेश देता है, ऊपर के अधिकारी का नीचे के अधिकारी पर नियंत्रण रहता है, और हर स्तर पर उत्तरदायित्व और कार्य विभाजन बना रहता है। तो इससे क्या है, इससे संगठन में एकता भी बनी रहती है, आदेश का पालन भी होता है। इसका लाभ क्या है, संगठन में एकता और व्यवस्था बनी रहेगी, आदेश का पालन होगा, एक समन्वय बना रहेगा, कोई संगठन में विवाद नहीं होगा। समझ गए? तो संगठन में विवाद नहीं होगा, यही पद सोपान है। तो इसको आप लिख लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। ये जो पॉइंट लिखे हैं यही इसका अर्थ पूछा जाता है ऑप्शन बना के। ठीक, हाँ। अब दूसरा सिद्धांत आइए, आदेश की एकता का सिद्धांत। तो ये संगठन का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है, और ये कुछ अलग नहीं है, पद सोपान के सिद्धांत का ही पूरक है। पद सोपान के सिद्धांत का ही पूरक है। फ्योल ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना, सिद्धांत माना है। तो पद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, इसका मतलब फ्योल ने बताया, फिकनर ने बताया। ये कहते हैं किसी कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करना चाहिए, इससे उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित रहता है। तो आप जब नौकरी पाएंगे, मतलब कोई नौकरी आप कर रहे हैं, तो आपको पता अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर का अधिकारी कौन है, हमें किस अधिकारी के आदेश का पालन करना है और किसके प्रति उत्तरदायी रहना है। जैसे मास्टर बने तो किसका पालन करना है, आपको प्रिंसिपल साहब के आदेश का पालन करना है। ठीक, तो वही फिकनर कहते हैं किसी कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करना चाहिए, इससे उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित होता है कि आप प्रिंसिपल साहब के प्रति उत्तरदायी हैं। यही बात फ्योल भी कहते हैं कि एक उच्च अधिकारी के आदेश का पालन, एक ही उच्च अधिकारी के आदेश का पालन ही आदेश की एकता है। ठीक, अगर हम कई अधिकारियों के आदेश का पालन करेंगे तो इससे क्या है, इससे उत्तरदायी तो भटक जाएगा। किसके प्रति हम उत्तरदायी रहे हैं? 10 लोगों के प्रति हम उत्तरदायी रहेंगे नहीं। तो एक अधिकारी ही जब हमको आदेश देता है, नीचे के कर्मचारी को आदेश देता है, तो उससे उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित होता है। तो इससे संगठन में एकता और व्यवस्था बनी रहती है। समझ गए? तो संगठन में एकता और व्यवस्था के लिए जरूरी है कि एक कनिष्ठ, एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करे, 10 अधिकारी के आदेश का पालन न करे। क्योंकि दोहरे आदेश के पालन से, दोहरे नियंत्रण व्यवस्था से संगठन में एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए एक निम्न अधिकारी द्वारा एक उच्च अधिकारी के आदेश का पालन ही आदेश की एकता है। ये संगठन की एकता और व्यवस्था के लिए जरूरी है। लेकिन टेलर का कहना है, ये हमने टेलर में पढ़ाया भी था, टेलर का कहना है कि आदेश की एकता जरूरी नहीं है, संगठन में आदेश की एकता को स्वीकार
नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी को विभिन्न निर्देश प्राप्त करने होते हैं, ठीक, तो किसी एक अधिकारी के प्रति वह उत्तरदायी नहीं रहेगा। विभिन्न आदेश पालन करने होते हैं। जैसे कोई कर्मचारी काम कर रहा है, मशीन खराब हो गई तो टेक्नीशियन के आदेश, टेक्नीशियन या जो निर्माण विभाग होगा, मरम्मत विभाग होगा, उसके अधिकारी से वो संपर्क करेगा, उसका आदेश पालन करेगा, है। तो कई लोगों के मार्गदर्शन में उसे कार्य करना चाहिए, ये टेलर ने कहा है। समझ गए? फोरमैनशिप का सिद्धांत बताया था कि फोरमैनशिप का सिद्धांत आपको बताया था, तो यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो टेलर आदेश की एकता के सिद्धांत को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी को विभिन्न निर्देश प्राप्त करने होते हैं, इसलिए आदेश की एकता ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रबंधक को कुछ अपवादों को छोड़कर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक अधिकारी, ऊपर का अधिकारी आदेश दे रहा है नीचे के अधिकारी को, ऊपर से प्रबंधक भी आदेश दे, हस्तक्षेप करे, इससे काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने इसे अपवाद का नियम कहा कि जो संवेदनशील मामला हो, आपवादिक परिस्थिति हो, उसी में प्रबंधक को कर्मचारी के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो नहीं। ये सवाल पूछा जाता है, अपवाद का नियम किसने दिया? तो टेलर ने दिया, और ये हमने टेलर में आपको बताया है, तो बहुत दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो आदेश की एकता का सिद्धांत समझ गए होंगे कि उच्च निम्न अधिकारी एक ही उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करेगा, यही आदेश की एकता है। अब संगठन में तीसरा सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। इसे संगठन का या प्रबंध का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। समन्वय के सिद्धांत को संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। समन्वय का अर्थ यही है कि संगठन के विभिन्न इकाइयों के बीच, विभिन्न लोगों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए, है। तभी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्य संभव हो सकेगा। तो जब हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्य की बात करते हैं तो यह समन्वय से ही संभव है, सामंजस्य से ही संभव है। तो विभिन्न लोगों के बीच, विभिन्न इकाइयों के बीच सामंजस्य बैठाकर जब हम लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो उसी को समन्वय का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये बहुत समझ ही रहे हैं, बहुत दिक्कत नहीं है। प्रत्यायोजन का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी उच्च अधिकारी के पास बहुत कार्य आ गया है, बहुत ज़्यादा कार्य आ रहा है, तो उच्च अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी को कुछ कार्य सौंप देता है, कुछ कार्य सौंप देता है। इसी को प्रत्यायोजन कहते हैं। कुल कार्य नहीं सौंपता, कुछ कार्य। कुल कार्य इसलिए नहीं सौंपेगा जिससे कि नीचे के अधिकारी पर नकेल व कसे रहे। सारा कार्य सौंप देगा तब तो नीचे का अधिकारी मनमानी करने लगेगा। अंतिम शक्ति, अंतिम कार्य जो अपने पास रखे रहता है, जिससे नीचे के अधिकारी पर नकेल कसा जा सके। तो उच्च अधिकारी द्वारा अपने कुछ कार्य को निम्न अधिकारी को सौंप देना ही प्रत्यायोजन कहलाता है। इसी को हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं, ठीक है। इससे नौकरशाही के अधिकारों में, शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। ये सवाल पूछा जाता है कि प्रदत्त व्यवस्थापन से नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि होती है। जैसे आपको हमने पढ़ा भी रखा है संसदीय सरकार में, वहाँ क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के संसद के पास टाइम नहीं रहता है, संसद के पास टाइम नहीं रहता, तो इसलिए मोटी मोटी कानून की रूपरेखा बना देती है और बाकी मंत्रिपरिषद को सौंप देती है कि तुम बनाओ। अब मंत्रिपरिषद के पास कानून बनाने का काम भी आ गया और कानून को लागू करने का भी काम है, तो मंत्रिपरिषद के पास ढेर सारा काम रहता है। इसलिए मंत्रिपरिषद क्या
तो वो काम किससे करवाती है? नौकरशाही को दे देती है। तो कहने का मतलब कार्यों को देने से ही नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि होती है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है। समझ रहे हैं कि नौकरशाही अपना सारा काम किससे, मंत्रिपरिषद अपना सारा काम किससे करवाती है? नौकरशाही से, हैं? और ये काम प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अब देखिए एक एमपी फॉलेट है, एमपी फॉलेट। ठीक, ये कहती हैं कि प्रत्यायोजन सांगठनिक विचारधारा का मिथक है। इन्होंने प्रत्यायोजन के सिद्धांत को सांगठनिक विचारधारा का मिथक कहा है। प्रत्यायोजन के सिद्धांत को सांगठनिक विचारधारा का मिथक कहा है। तो कहते हैं कि भाई ये मिथक है क्योंकि कर्मचारी को अपने कार्य से ही शक्ति प्राप्त होती है, कार्य से ही शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति किसी के देने से नहीं प्राप्त होती है, शक्ति कार्य से प्राप्त होती है। और इसीलिए उन्होंने प्रबंध में कामगार की भागीदारी का सिद्धांत दिया। प्रबंध में कामगार की भागीदारी का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कामगार को प्रबंध में भागीदारी दिया जाएगा तो अपने काम से वो शक्ति अर्जित करेगा, ना कि किसी के देने से शक्ति अर्जित करेगा। इसीलिए प्रत्यायोजन को सांगठनिक विचारधारा का मिथक कहा है। और आप देख भी लें, जो ज़्यादा काम करता है कर्मचारी अधिकारी, उसके पास अपने आप शक्ति आ जाती है, किसी के देने से शक्ति नहीं आती। तो यही एमपी फॉलेट ने कहा है। तो ये प्रत्यायोजन का सिद्धांत हुआ। तो प्रत्यायोजन के सिद्धांत के बाद हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत बताएंगे। हाँ, अब चौथा सिद्धांत आइए, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत, तो देखिए केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का नीचे से ऊपर की ओर एकत्रीकरण। सत्ता का नीचे से ऊपर की ओर एकत्रीकरण, यही केंद्रीकरण है। तो किसी संगठन में सत्ता का नीचे से ऊपर की ओर एकत्रीकरण केंद्रीकरण है। जैसे पुलिस महकमे का उदाहरण दिया था हमने पदसोपान में, या ऐसे भी देख लीजिए नियोजित अर्थव्यवस्था में सारा केंद्रीकरण क्या था? जैसे हमारे यहाँ जब पंचवर्षीय योजना चलती थी तो सब कुछ योजना आयोग था। योजना आयोग जो आदेश निर्देश देता था, उसी आदेश निर्देश का पालन उत्पादक इकाइयां करती थी। ठीक, या मुख्य कार्यपालिका देखिए, तो सारी सत्ता किसमें केंद्रित है? राष्ट्रपति में। तो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जरूरी है कि सत्ता का केंद्रीकरण हो। तो सत्ता का नीचे से ऊपर की ओर एकत्रीकरण ही केंद्रीकरण है। तो केंद्रीकरण से लाभ क्या होता है? इससे आपातकाल में निपटने में मदद मिलती है, शक्ति एक जगह रहती है। कार्य का दोहराव नहीं होता, शक्ति एक जगह है, दोहराव कैसे होगा? मानव और पूंजीगत संसाधनों का उपयोग हो जाता है, मतलब अपव्यय नहीं होता। तो एक ही आदमी के हाथ में नियंत्रण रहता है, सारी शक्ति रहती है, तो मानव और पूंजीगत संसाधनों का सही ढंग से उपयोग होता है, उनका दुरुपयोग नहीं हो पाता। ठीक, यही लाभ है केंद्रीकरण से। अब विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता का ऊपर से नीचे की ओर आना विकेंद्रीकरण है। जैसे पंचायती राज में है, सत्ता का ऊपर से नीचे केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर पंचायती राज है, ऊपर से नीचे सत्ता आई, यही विकेंद्रीकरण है। तो विकेंद्रीकरण से संघ शासनों में दूसरी या तीसरी पंक्ति का विकास होता है। जैसे शक्ति का बंटवारा किया गया है भारत जैसे संघ में, एक केंद्र सूची है केंद्र सरकार,
राज्य सरकार, पंचायतें तिहरी पंक्ति हैं कि नहीं, राज्य दूसरी पंक्ति है और पंचायतें तिहरी पंक्ति है। तो विकेंद्रीकरण से क्या होता है, दूसरी या तीसरी पंक्ति का विकास होता है। ये ऐसा संघ शासनों में होता है, और एकात्मक शासनों में तो सत्ता का केंद्रीकरण होता है। तो केंद्रीकरण का उदाहरण एकात्मक शासन है, और संघात्मक शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। ठीक, अब देखिए सत्ता का राजनीतिक दृष्टिकोण, जो राजनेता होते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को उद्देश्य मानता है। ये सवाल पूछा जाता है, सत्ता का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है विकेंद्रीकरण को उद्देश्य मानता है। जैसे गांधी जी विकेंद्रीकरण की बात करते थे, या बहुत से लोग, राजीव गांधी भी विकेंद्रीकरण की बात करते थे, पंचायतों को सत्ता दी जाए। तो जब पंचायतों के माध्यम से आम नागरिक को सत्ता दी जाएगी तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कार्य की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो यही है। अब देखिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व कौन है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का निर्धारण कौन करता है कि क्यों केंद्रीकरण जरूरी है, क्यों विकेंद्रीकरण जरूरी है, वही निर्धारक तत्व है। ठीक है, फेजलर ने 4 पॉइंट बताए हैं। फेजलर ने 4 पॉइंट बताए हैं। जैसे उत्तरदायित्व का तत्व, उत्तरदायित्व का तत्व यह केंद्रीकरण को बढ़ाएगा, है। तो उत्तरदायित्व का तत्व केंद्रीकरण को क्यों बढ़ाएगा कि जैसे किसी विभाग का जो उच्च अधिकारी रहता है तो वो उसी के ऊपर विभाग का सारा उत्तरदायित्व होता है। कोई भी विभाग में कार्य होगा तो सारा उत्तरदायित्व उसी पर होगा, है। विभाग कोई गलती करता है उसका भी उत्तरदायित्व उसी पर होगा, विभाग कोई अच्छा काम करता है उसका भी उत्तरदायित्व उसी पर होगा। तो वो क्या करेगा, उस विकेंद्रीकरण को रोकेगा, शक्ति के फैलाव को रोकेगा, शक्ति का एकत्रीकरण करेगा, क्योंकि उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे घर में होता है कि पिताजी को लगता है कि भाई अगर हम बच्चों को शक्ति दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए, तो उससे दिक्कत हो जाएगी और बच्चे नालायक हैं, अनुभवहीन हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए पिताजी शक्ति नहीं देंगे। अब देखिए दूसरा प्रशासनिक तत्व है, प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण होता है। तीसरा कार्यात्मक तत्व है, जैसे जब किसी संगठन में कार्य बहुमुखी होता है, कई तरह के कार्य होते हैं, तो एक आदमी तो काम नहीं कर पाएगा, तो विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। इसी तरह से बाह्य तत्व है, जब प्रशासन में जन समर्थन की आवश्यकता होती है कि बिना जन समर्थन के कानून नहीं लागू हो सकता, तब विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। तो ये कार्यात्मक तत्व और बाह्य तत्व ये विकेंद्रीकरण को जरूरी बना देते हैं, जबकि उत्तरदायित्व का तत्व केंद्रीकरण को बढ़ाता है। ठीक, अब आज के जमाने में केंद्रीकरण में वृद्धि के कारण क्या है, किसी संगठन में जो केंद्रीकरण होता है वृद्धि के कारण क्या है। जैसे सारी शक्ति केंद्र सरकार में आ रही है, क्यों, अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार में आ रही है, क्यों, यातायात और संचार साधनों के विकास के कारण है कि भाई एक जगह से ही सारे कार्य हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फैलाव करने की क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा खर्च करने की क्या जरूरत है, सब ऑनलाइन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यातायात और संचार साधनों के कारण केंद्रीकरण बढ़ रहा है। अनुदान प्रणाली जब से शुरू हुई, अब केंद्र अगर राज्य को अनुदान देगा तो क्या है, अपनी शर्तों पर देगा, तो एक तरह से नियंत्रण केंद्र के हाथ में ही रहेगा। आर्थिक नियोजन, जैसे योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, मतलब उस समय सारी शक्ति किसके हाथ में थी, योजना आयोग के हाथ में, मितव्ययिता,
सत्ता का बहुत ज्यादा फैलाव करने से, कई स्तरों पर सत्ता स्थापित करने से खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, समझ रहे हैं? इसलिए वे केंद्रीकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, तो ये केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण हो गया। इसी तरह एकीकरण बनाम विशृंखलन हो गया। एकीकरण बनाम विशृंखलन क्या है? जब कानून के द्वारा एक मुख्य कार्यपालिका को सत्ता सौंप दिया जाता है तो इसी को एकीकरण कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, तो सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति सभी की नियुक्ति करेगा, हटाएगा, राष्ट्रपति के नाम से ही सारा कार्य संपन्न होगा, चाहे वैदेशिक कार्य हो, चाहे प्रशासनिक कार्य हो, चाहे विधायी कार्य हो, सब राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होगा। तो इसी को एकीकरण कहते हैं। और जब कानून के द्वारा कई संगठनों, एजेंसियों को सत्ता सौंपी जाती है तो इसी को हम विशृंखलन कहते हैं। वही विकेंद्रीकरण की तरह है। तो विशृंखलन जब होता है तो उसमें समान स्तर के अधिकारी होते हैं, कोई एक अधिकारी नहीं होता कि जो सबको आदेश निर्देश दे। तो वही केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की तरह एकीकरण और विशृंखलन है। अब पांचवा और अंतिम सिद्धांत हम बता रहे हैं, नियंत्रण की सीमा व क्षेत्र का विस्तार। नियंत्रण की सीमा व क्षेत्र के विस्तार का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक वरिष्ठ अधिकारी कितने अधीनस्थों का नियंत्रण और निरीक्षण करे। मतलब एक वरिष्ठ अधिकारी के अंतर्गत कितने अधीनस्थ अधिकारी रहे, कितने अधीनस्थ कर्मचारी रहे। ठीक, कुछ लोग कहते हैं एक अधिकारी के अंतर्गत 3 अधीनस्थ होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक अधिकारी के अंतर्गत 7 होने चाहिए, कुछ 9 होने चाहिए, कुछ 12। तो इसका या मतलब इसको निर्धारित नहीं किया जा सका है। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार किसी संगठन में एक अधिकारी के अधीन अधीनस्थों को निर्धारित किया जाता है। लेकिन यह माना जाता है कि अगर नियंत्रण क्षेत्र बड़ा होगा, एक अधिकारी के अंतर्गत कई अधीनस्थ होंगे, तो नियंत्रण उसका नहीं हो पाएगा, तो उतना अच्छा नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसलिए एक वरिष्ठ अधिकारी के अंतर्गत सीमित मात्रा में, सीमित संख्या में अधीनस्थ अधिकारी होने चाहिए। तो यह नियंत्रण की सीमा या क्षेत्र का विस्तार का सिद्धांत एक ग्रेक्यूनास हुए हैं। ग्रेक्यूनास, तो ये ग्रेक्यूनास जो हैं, ग्रेक्यूनास ने एक सिद्धांत दिया था ध्यान क्षेत्र का विस्तार। तो ग्रेक्यूनास ने सिद्धांत दिया था ध्यान क्षेत्र का विस्तार। इसी ध्यान क्षेत्र के विस्तार से नियंत्रण क्षेत्र के विस्तार का सिद्धांत निकला है। तो ये याद रखिएगा कि ग्रेक्यूनास द्वारा दिए गए ध्यान क्षेत्र के विस्तार से ही नियंत्रण क्षेत्र के विस्तार का सिद्धांत निकला है? लेकिन आधुनिक समय में ये नियंत्रण क्षेत्र की अवधारणा बदल गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है, सूचना क्रांति के कारण हुआ है। हर चीज में विशेषज्ञ को महत्व दिया जा रहा है। दूसरा, ऑटोमेटिक विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, स्वचालित, किसी की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए कि जब से ये डिजिटल इंडिया वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तो ये जगह सारे काम कर लो है। अब नियंत्रण, एक आदमी तमाम अधीनस्थों पर नियंत्रण कर सकता है ऑनलाइन। ठीक, तो ये संचार क्रांति के कारण, विशेषज्ञों के बढ़ते महत्व के कारण, कि एक विशेषज्ञ मतलब नेट के माध्यम से या डिजिटल यंत्रों के माध्यम से वो तमाम लोगों पर नियंत्रण कर सकता है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने नियंत्रण क्षेत्र की अवधारणा को बदल दिया है? तो सूचना क्रांति, विशेषज्ञों का बढ़ता महत्व, स्वचालित विधियां, तो इन्होंने नियंत्रण क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया है। तो जो संगठन के प्रमुख सिद्धांत रहे, पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत,
समन्वय का सिद्धांत, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, एकीकरण बनाम विशृंखल का सिद्धांत, नियंत्रण की सीमा और क्षेत्र का सिद्धांत, ये हमने बता दिया। और ये देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये अगर आप मुख्य शब्दावली पकड़ लेंगे तो अपने आप इसका अर्थ निकल आएगा। तो मुख्य शब्दावली पर, जो सिद्धांत का नाम है उस पर ध्यान दीजिए, अर्थ अपने आप निकल जाएगा। और इसमें तमाम सवाल पूछे जाते हैं। तो जितनी चीजें हमने लिखी है एक एक लाइन में सवाल है, तो इसलिए इसको समझ के कर डालिए। हम कहेंगे इसका नोट्स बना डालिए, नोट्स का मतलब जल्दी जल्दी लिख डालिए, तो इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।